नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में और आज के डीएनए में भी। आज तारीख है 17 दिसंबर और आज की न्यूज़ कुछ इस प्रकार है। आज थोड़ा सा मैंने इसमें एक इनोवेशन और भी किया है। आज हम एक अलग से इस लेक्चर को रखेंगे। आज से हम मैप इन न्यूज़ भी करेंगे साथ साथ में, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वही रोज़ की ड्रिल जो हमारी होती है, सबसे पहले हम उत्तराखंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम उत्तराखंड की न्यूज़ देखेंगे, फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में देखेंगे और फिर हम आज से क्या करेंगे, मैप इन न्यूज़ के बारे में भी देखेंगे। आज थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कि उत्तराखंड न्यूज़ में क्या है। देखो, जो हमारा आयुष्मान कार्ड बनता था ना, तो उसमें 150 से अधिक बीमारियों को और जोड़ा गया है। पहली न्यूज़ जो ये है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो उत्तराखंड धर्मांतर स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 पर पुनर्विचार के लिए है। राज्यपाल ने इसको क्या कर दिया है, वापस लौटा दिया है। देखो, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चाहे हमारा आयोग हो और चाहे अब ये मुझे लग रहा है सेक्रेटरीट सचिवालय है। ठीक है, यहाँ पर लगातार ही जो ब्यूरोक्रेसी फेलियर देखने को हमें लगातार मिल रहा है कि हमारे रिजल्ट 3 बार आ रहे हैं और इस न्यूज़ में भी कुछ ऐसा ही है, तो इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर इसको हम थोड़ा इस तरीके से भी देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे राज्यपाल की जो वीटोज़ पावर हैं उनके बारे में भी हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर एक सरकार की एक नई पहले जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है। मतलब केंद्र और जो राज्य की योजना है उनसे लोगों को अवेयर करवाना। ठीक है, फिर एक जो सबसे चिंताजनक आज की न्यूज़ लगी मुझे, वो एक ये न्यूज़ भी है कि देहरादून का जो AQI है ये 300 के पार भी चला गया। मतलब अब पोल्यूशन अब पहाड़ों को भी नहीं छोड़ रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हम जो विकास कर रहे हैं, क्या हम पर्यावरण को उसकी ताक में रख के उसका विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उत्तराखंड गौरव सम्मान जो 2025 दुर्गेश पंत जी को इसका क्या मिला है, ये पुरस्कार मिला है उत्तराखंड गौरव सम्मान। और वो यूकॉस्ट के क्या है, डायरेक्टर जनरल भी हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, फिर अगर नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो हमारे नरेंद्र मोदी जी अब कहाँ चले गए हैं, इथोपिया में गए हैं। वो 3 देशों की यात्रा पे हैं। कल जॉर्डन गए थे, आज इथोपिया पहुँच चुके हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट जो नेशनल न्यूज़ है वो है कि सबका बीमा और सबकी रक्षा। मतलब भारत ने क्या करा है, 2047 तक सभी को बीमा देने की बात करी है। मतलब सब इस बीमा में कवर होने चाहिए और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले FDI में इसका निवेश 74% था और अब ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्योंकि ये लोकसभा में इस बात पे चर्चा हुई थी और वहाँ से क्या हो चुका है, ये पास हो चुका है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इनको क्या कर देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, चलते हैं इधर। ठीक है, सबसे पहला है येस्टरडे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले हम। तो जो ये क्वेश्चन था, उत्तराखंड सेतु आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन नीति आयोग के तर्ज पर राज्य योजना आयोग के स्थान पर किया गया। ये बिल्कुल ही सही है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है कि राज्य के मुख्य सचिव इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। मुख्य सचिव ना होकर बल्कि कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। सेतु आयोग का पूर्ण नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन से 2 ऑप्शन सही हैं, 1 और 3। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यूकॉस्ट से रिलेटेड था। तो यूकॉस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उत्तराखंड सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय, मतलब एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में हुई थी। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि परिषद का GI पंजीकरण सेल राज्य के पारंपरिक उत्पादों जैसे बेरीनाग चाय, पहाड़ी दालें आदि को भौगोलिक संकेतक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। ये करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये थोड़ा कुछ महीने पुराना करंट अफेयर है, पर ये ऑप्शन भी सही है। तो पहले 1-2 ऑप्शन सही हैं। तीसरा ऑप्शन है कि इसका मुख्य परिसर कहाँ पर है, विज्ञान धाम नैनीताल में है। ये नैनीताल में ना होकर देहरादून में है और देहरादून में भी कहाँ पर है, झाझरा में है। ठीक है, तो ये और तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो पहले 2 ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल साउथ शब्द का अर्थ देखते हैं। देखो, ये ग्लोबल साउथ हमने कल देखा ही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो 3 देशों की यात्रा पे निकले हुए हैं। तो ये ग्लोबल साउथ शब्द वहीं से निकला हुआ है। ठीक है, मतलब ये न्यूज़ में वहीं से आया है। ठीक है, तो उसी पे बेसिक क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं ग्लोबल साउथ देश, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील और कम विकसित देश, इसमें हाँ, तो यही ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये ग्लोबल साउथ शब्द
का अर्थ क्या है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका विकासशील और कम विकसित देश। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं और आज क्या करते हैं, उत्तराखंड न्यूज़ अब देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है मुझे लगी वो 150 से अधिक नई बीमारियों के पैकेज जोड़े जा रहे हैं किसमें, आयुष्मान भारत में। ठीक है, तो आयुष्मान भारत के रिगार्डिंग थोड़ी सी एक अलग से जानकारी ले लेते हैं कि देखो जो आयुष्मान भारत योजना है ना, जो आयुष्मान भारत योजना है वो रांची झारखंड से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी, रांची झारखंड से शुरू हुई थी और इसका शुभारंभ किसने करा था, पीएम मोदी ने करा था। ठीक है, और ये कब से शुरू हुई थी, तो 23 सितंबर 2018 से। ठीक है, ये योजना क्या हुई थी, शुभारंभ हुई थी। लेकिन उत्तराखंड ने क्या करा कि इसके आगे लगा दिया अटल शब्द, तो अटल आयुष्मान योजना। ठीक है, तो अटल आयुष्मान जो योजना थी वो कब शुरू हुई थी, 25 दिसंबर 2018। तो उत्तराखंड में जो अटल आयुष्मान योजना है वो 25 दिसंबर 2018 में क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी। अब देखो ये 25 दिसंबर की ना तारीख इंपॉर्टेंट है। हमें क्या होता है कि बहुत सारी योजनाओं के डेट्स हमें याद नहीं हो पाते, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाएंगे ना, तो जैसे 25 दिसंबर को क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस था। ठीक है, तो 25 दिसंबर को ही हम क्या मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 25 दिसंबर 2018 को क्या हुआ था, अपने अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ हुआ था उत्तराखंड में। तो ठीक है, अब जो इसमें क्या थी, जो हमारी जो नई बीमारियां आ रही हैं लगातार, हम जो नई बीमारियां आ रही हैं, यानी यहाँ तक कि जो गंभीर बीमारियां भी हैं उनको क्या हुआ है, इसमें जोड़ा गया है। तो 150 बीमारियों को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सी बीमारियाँ, जैसे हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है, किडनी से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, कैंसर से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, या जो क्रॉनिकल ट्रांसप्लांटेशन जितने भी होते हैं। ठीक है, ये सारी सर्जरियां जो भी होती है, गंभीर बीमारियां, वो इनमें जोड़ी गई हैं 150। ठीक है, लाभार्थी कौन होंगे, उत्तराखंड के 52 लाख लोगों के पास, जिनके पास जो क्या है आयुष्मान कार्ड धारक हैं, उनको इसमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर कवरेज राशि कितनी है कि प्रति परिवार को सालाना कितना है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की इसमें बात कही गई है। ठीक है, और कौन से मंत्रालय से संबंधित है, तो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग से ये क्या है, सीधे सीधे संबंध रखता है। इस मंत्रालय से क्या रखता है, ये संबंध रखता है। वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है उत्तराखंड के, तो धन सिंह रावत जी हैं। ठीक है, फिर अगर थोड़ा मेंस की दृष्टि से देखें तो देखो मेंस में कहाँ पर आता है, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, या सोशल सिक्योरिटी में एग्जाम्पल की बात आती है, या केस स्टडीज़ की बात आती है, तो वहाँ पर आप इसको कोड कर सकते हैं। ये कौन कौन सी नई चीज़ों को बना रहा है, तो मतलब बता रहा है अपने अंदर, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएससी को बता रहा है ये। और जो हमारी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ना, जो जेब का खर्चा है, उसको क्या कर रहा है, लगातार कम कर रहा है। क्योंकि इसमें क्या हो चुकी हैं, 150 बीमारियाँ और नई जुड़ चुकी हैं ना, तो ये क्या करेगा कि जेब से होने वाले खर्च को क्या करेगा, कम करेगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा को और बढ़ावा दे रहा है, कि केंद्र सरकार ने ये पैकेज शामिल किया है, जिसे अब राज्य सरकार भी अपना रही है। यह केंद्र और राज्य के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में समन्वय का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और सोशल जस्टिस में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। जैसे जो महंगी सर्जरीज हैं, है ना, वो हो गई, या जो गरीब आदमी है जो इन सारी सर्जरियों को क्या नहीं कर सकता, वहन नहीं कर सकता, तो जब ये योजनाओं में शामिल हो गई तो उनको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो यही एक क्या बताता है, एक अच्छा टर्म है ये, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा को ये क्या करता है, प्रगाढ़ करता है। ठीक है, जो दूसरी न्यूज़ है हमारे पास, ठीक है, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है, ये है कि जो हमारा उत्तराखंड धर्मांतरण सॉरी यहाँ पर धर्म लिखा है, पर वो क्या है, धर्मांतरण स्वतंत्र संशोधन विधेयक जो 2025 है, उसको क्या भेज दिया गया है, पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो राज्यपाल ये जब बिल लौटाते हैं या ये वीटो शक्ति का जो यूज़ करते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर में करते हैं, तो आर्टिकल 200 के अंडर में करते हैं। हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन सबको क्या करना है, हमको याद होना चाहिए हमको ये। ठीक है, तो अब जब राज्यपाल किसी भी वीटो शक्ति का पावर करते हैं, तो उनके पास इसमें 4 विकल्प होते हैं। मतलब वीटो शक्ति से पहले इन पे 4 विकल्प होते हैं। पहली चीज़ क्या होती है इन पे, कि जो भी विधेयक आया है या जो भी बिल नीचे से ऊपर के लिए आया है, या तो उसे सहमति दे दे, या सहमति उस पर रोक दें, या पुनर्विचार के लिए कर दे। तो अभी हमारे राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने यही किया है। ठीक है, या चौथा चीज़ क्या है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित कर दे। ठीक है, पर इसमें ज़रा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, जैसे यहाँ पर लौटाया है ना, बिल्कुल लौटाया है, ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटाया है, फिर ये कहाँ पर जाएगा, विधानसभा में जाएगा। फिर अगर विधानसभा इसमें संशोधन करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है और आगे भेज देती है एज इट इज़, तो राष्ट्रपति को इसमें क्या देनी पड़ेगी, सहमति देनी पड़ेगी। ठीक है,
अब थोड़ा सा राज्यपाल की वीटो की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 200 के अंडर में क्या आती है, राज्यपाल की वीटोज पावर आती हैं, और राज्यपाल की जो वीटोज पावर होती हैं वो राष्ट्रपति से एक ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके पास होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि यह तब प्रयोग होता है जब राज्यपाल किसी विधेयक को अपनी सहमति देने से पूरी तरह से रोक देते हैं, जिससे यह कानून नहीं बन पाता, ठीक है। और फिर यह क्या है, यह शक्ति सामान्यतः निजी विधेयक प्राइवेट बिल्स पे आती है। देखो प्राइवेट बिल्स क्या होते हैं, देखो जो हमारे पास पार्लियामेंट या जो हमारे पास विधानसभा में जो हमारे पास मंत्री होते हैं ना, मंत्रियों के अलावा जो भी हमारे पास MP या MLA होते हैं, ठीक है, अगर जब वो किसी बिल को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइवेट बिल कहते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी पॉलिटी के लेक्चर भी क्या कर लूँ, लेना शुरू कर लूँ। जो ऐसे टर्म्स हैं वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इन पे क्या हो सकती है, चर्चाएँ हो सकती हैं, ठीक है। और दूसरा जो वीटो है अपने पास क्या है, सस्पेंसिव वीटो है। तो सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं यदि राज्य विधानसभा उस विधेयक को फिर से साधारण बहुमत से पारित कर देती है, संशोधन करके या बिना संशोधन करे। पर अगर राज्यपाल के पास फिर से आ जाता है वो, तो राज्यपाल को उस पर क्या करनी पड़ती है, अपनी सहमति देनी ही होती है, ठीक है। और उसको क्या नहीं कर सकते, वो अनिश्चित काल के लिए रोक भी नहीं सकते, ठीक है। तीसरा इनके पास जो पावर है वो पॉकेट वीटो का पावर है। इसका अर्थ होता है कि राज्यपाल विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेते और उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कुछ टाइम पहले कि राज्यपाल के पास यह असीमित पॉकेट वीटो शक्ति नहीं है और उन्हें 3 महीने के भीतर विधेयक पर निर्णय लेना होता है, खासकर जब विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित ना हो। देखो लेकिन यहाँ पर फिर क्या बोला, न्यायपालिका ने फिर से इसमें एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं, जो इन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही है, ठीक है, ये क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो अभी इस चीज़ पे लगातार क्या हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करना, तो ये आर्टिकल 200 के अंदर यह राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वीटो शक्ति है, जो उन्हें पॉकेट वीटो के समान प्रभाव देती है। लेकिन इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं, सॉरी, इसमें राष्ट्रपति की क्या होती है, भूमिका शामिल होती है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं, खासकर यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, राज्य के उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र को प्रभावित करता हो। जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं और राज्यपाल की शक्ति अंततः राष्ट्रपति के निर्णय पर ही निर्भर करती है। तो ये हमने क्या पढ़ लिए हैं, राज्यपाल के वीटो पावर पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये है। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि धर्मांतरण विधेयक जो है, इसमें उत्तराखंड और उसकी जो हिस्ट्री है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2018 में सबसे पहले क्या आया था, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। 2022 में इसमें संशोधन को से इसको और सख्त बनाया गया, सख्त बनाया गया। और 2025 में जैसे इसमें ना और चीज़ें जोड़ी गई, जैसे आजीवन कारावास की बात, ये सब चीज़ें इसमें क्या हुई, जोड़ी गई हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक ब्यूरोक्रेसी से क्या हुआ, एक मिस्टेक्स हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्पेसिफिक किसी अपराध के लिए कैसा सज़ा होनी चाहिए ये बताया नहीं गया है उसमें, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ है, पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है। मुख्य परीक्षा में ये GS पेपर 4 और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। आप सीधे सीधे इसका अगर आप आंसर लिखना चाहें तो इस पर एक आंसर लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके पास प्री का, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई इसका आंसर क्या देगा, हमें कमेंट सेक्शन में देगा। अच्छा, जब आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ऊपर से आप लिख भी तो सकते हैं कि ये क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आप जैसे आप किसको कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, तो यहाँ पर आप ऊपर से लिख सकते हैं कि ये राज्यपाल के वीटो पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था ये उसका आंसर है। तब आप इसको वहाँ पर लिख सकते हैं ABCD, जो भी आपका आंसर सही हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक टॉपिक है, तीसरा टॉपिक ये है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, देखो, जनता को उन सरकारी योजनाओं के बारे में बताना जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार ने क्या करी है, लॉन्च करी है, ठीक है। तो ये उद्देश्य है इस अभियान का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचना और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। इसका ड्यूरेशन क्या है कि पहले यह अभियान कितने दिन तक चलेगा, 45 दिन तक चलेगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो यह अभियान क्या होगा, आगे भी चलेगा, ठीक है। फिर कौन से स्तर पर चलाया गया, तो यह अभियान न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर मतलब कैंप्स लगाकर चलाया जाएगा। और कितने विभाग हैं इसमें, तो 23 विभागों के अधिकारी इस शिविर में क्या होंगे, मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो मेंस के लिए है वो कहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो GS पेपर 2 में, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में और केस स्टडी में एक एग्जाम्पल की तरह से आप इसको कोड कर सकते हैं। तो जो ये पहले ये
किन चीज़ों को और इंडिकेट करती है, तो देखो एक गुड गवर्नेंस को क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है, ठीक है। शासन आपके द्वार, मतलब आप इस तरीके के क्या कर सकते हैं, टर्म यूज़ कर सकते हैं। फिर लोक सेवा वितरण, पब्लिक सर्विस डिलीवरी लिख सकते हैं आप वहाँ पर। फिर शिकायत निवारण हो गया, और अंतिम छोर तक क्या पहुंच। तो जो ये अंतिम छोर तक पहुंचे ना, इसमें क्या देखने को मिलता है, इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देखने को मिलता है। तो आप इन शब्दों को क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट और चिंताजनक खबर है कि देहरादून में वायु प्रदूषण जो AQI है वो कितने के पार पहुंच गया था, 300 से ज़्यादा के पार पहुंच गया था। ये कहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यूपीएससी और उत्तराखंड जो PCS का सिलेबस है वो एक जैसा ही हो चुका है। तो आप इसको कहाँ पर देखो, UPSC या UKPSC पेपर 3 में यहाँ पर संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण और शरण जो टॉपिक है उसमें आप इसको देख सकते हैं। और UKPSC का जो मेंस GS पेपर 5 और 6 है उसमें जो उत्तराखंड में पर्यावरण समस्या और पर्यावरण प्रदूषण के जो कारण और निवारण है, आप वहाँ पर भी इसका आंसर कर सकते हैं। अगर एक टॉपिक हमारे पास अलग से आता है क्या, शहरी नियोजन या अर्बन प्लानिंग के बारे में आता है, तो यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास हिमालयी राज्यों में बढ़ता शहरीकरण और उसके दुष्परिणाम। तो यहाँ से रिलेट करता है ये सीधे, ठीक है। अब जो मेजर कारण है ना वो क्या है प्रदूषण के, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो देहरादून में जो प्रदूषण हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है सड़कों की धूल से, ठीक है। ये रोड डस्ट से हो रहा है, ये कितना परसेंट हो रहा है, 56% हो रहा है। फिर वाहनों के धुएं से 17% हो रहा है। घर और कूड़ा जलाने से 14% हो रहा है, और उद्योग से कितना परसेंट हो रहा है, 10% हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर सड़कों से ये धूल, मतलब सड़कों के कारण ये पर्यावरण प्रदूषण इतना होता है, तो यहाँ पर कितने मुद्दे डायरेक्ट सरकार को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब जैसे हम यहाँ पर ये एग्जांपल नहीं कोड कर सकते कि ऑड इवन जैसी जो दिल्ली में चलता है उसको यहाँ पर चला लो, भाई ऐसा तो कुछ है नहीं ना। पर्यावरण देखो कहाँ 56% रह गया और कहाँ 17% रह गया। खैर पोल्यूशन तो पोल्यूशन है, इस बात को मैं मानता हूँ, पर आप यहाँ पर देखो कि नीतिगत तरीके से गवर्नमेंट किस हिसाब से यहाँ पर कार्य कर रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की क्या होनी चाहिए, यहाँ पर जवाबदेही होनी चाहिए, ठीक है, इस मामले में। फिर अगर AQI की बात करें हम, तो AQI एक बार मीटर को देख लेते। देखो 0 से 50 में होता है गुड, ठीक है। 50 से 100 के बीच में होता है, सॉरी 0 से 50 के ऊपर होता है वेरी गुड, फिर गुड होता है, फिर फेयर पुअर, और फिर 300 से 400 के ऊपर चलता है तो वेरी पुअर, और फिर हैजार्डस में आ जाता है ये, ठीक है। तो जो AQI है ना, अगर 0 से 100 के बीच में तो ये संतोषजनक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा। लेकिन जैसे ही ये 100 से 200 के बीच में जाता है, 100 से और 200 के बीच या 300 के बीच में जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सांस जैसी समस्याएं, छाती में दर्द, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। आंखों में जलन जैसी समस्याएं होने मतलब देखने को मिलती हैं। फिर अगर 200 से 300 के ऊपर चला जाए, 200 से 300 के ऊपर चला जाए तो ये खराब है, और अगर 300 के ऊपर चला जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है सीवियर, ठीक है। यहाँ पर एक वैज्ञानिक कारण ये बता रहे हैं कि ठंड में जो तापमान टेम्परेचर इन्वर्जन है और जो हवा की गति है उसके वजह से ये पॉल्यूटेंट्स जितने भी हैं ये वातावरण में क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक कारण है, मतलब ये वैज्ञानिक बता रहे हैं। अब आप इसको एक जगह में और भी यूज़ कर सकते हैं कि हिमालय राज्यों में विकास बनाम पर्यावरण। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार हम अपनी सड़कें चौड़ी कर रहे हैं, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, पेड़ों को लगातार हम काट रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये मतलब विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन नहीं हो रहा है? ये बहुत अच्छा एक संकेत बता रहा है हमको, ठीक है, कि अब जो हमारा देहरादून जैसा शहर है वो भी अब दिल्ली की ओर, मतलब दिल्ली जैसे शहर की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है। किस मामले में, प्रदूषण के मामले में। जबकि जो हम दिल्ली और मुंबई जैसे जो शहर हैं वो तो क्या है, मेट्रो शहर हैं, ठीक है। वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा गतिविधियाँ होती हैं। लेकिन जो Tier 2 Tier 3 के जो शहर हैं, अगर वहाँ पर भी ऐसी समस्या देखने को मिल रही है तो यहाँ पर सरकार की पूर्ण तरीके से क्या हो जाती है, जवाबदेही हो जाती है। सरकार ही नहीं बल्कि हर एक नागरिक की ये क्या हो जाती है, जवाबदेही हो जाती है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, केस स्टडी से भी इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब समस्या को बदलता स्वरूप कैसा है कि देहरादून जैसे शांत शहर में अगर AQI 300 से पार जाना दर्शाता है तो प्रदूषण अब केवल मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली मुंबई की समस्या नहीं बल्कि Tier 2 शहरों को इको सेंसिटिव जोन में भी फैल रहा है ये, ठीक है। नीतिगत विफलता, पॉलिसी गैप के बारे में आप सीधे सीधे बता सकते हैं यहाँ पर कि 56% तो सीधे सीधे कहाँ से हो रहा है, सड़कों से हो रहा है, ठीक है। फिर ऑड इवन यहाँ पर वाहन नहीं चल पाएंगे। अब देखो ना, आप ऐसे शब्दों का अगर यूज़ करोगे अपने आंसर राइटिंग में या
किसमें, इंटरव्यू में, तो आप एक अच्छा इंपैक्ट वहाँ पर डाल पाओगे। जैसे यहाँ पर लिख दो आप मैकेनिकल स्वीपिंग, तो यहाँ पर होती है सड़क की सफाई। अब अगर आपने सड़क की सफाई लिख दिया तो वो तो हर कोई लिखेगा ना। अगर आप यहाँ पर वहाँ पर आंसर राइटिंग में क्या लिख दोगे, मैकेनिकल स्वीपिंग लिखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। या पेविंग लिखोगे, पेविंग मतलब क्या होता है, कच्ची सड़कों को पेविंग कहते हैं, ठीक है, तो ये होता है। फिर पर्यटन का दबाव देखो, अभी क्या आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है 25 दिसंबर को, और नया साल पर पर्यटकों की आमद में स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है, और सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए क्या है, एक खतरे की घंटी है ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि देहरादून में जो AQI है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, तो ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, आप इससे रिलेट कर पाएंगे मतलब सारी खबर को, ठीक है। फिर एक खबर ये भी है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025, तो ये किसको मिला है, प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी को मिला है। ये डायरेक्टर जनरल किसके हैं, यूकॉस्ट के हैं। यूकॉस्ट के बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी है कल के लेक्चर में, ठीक है। यूकॉस्ट की स्थापना कब हुई थी, 2005 में, ठीक। पुरस्कार का नाम क्या है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025, किसने दिया, तो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, परसाई ने दिया है ये। और क्यों दिया है, तो विज्ञान अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें क्या मिला है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 मिला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंडिया इथोपिया रिलेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने दूसरे चरण में अब कहाँ पहुँच चुके हैं, इथोपिया पहुँच चुके हैं। इथोपिया की राजधानी कहाँ है, तो अदिस अबाबा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज़ हुए हैं, जैसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी किसे कहते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी से कहते हैं कि जब किसी देश का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जब दूसरे देश में जाते हैं तो जो उस देश के प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ के क्या करते हैं, उन्हें रिसीव करने चले जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी। इसका मतलब क्या होता है कि हम दूसरे देश से अच्छे संबंध चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो जाती है, एक नया टर्म इसमें यूज़ आया, पर्सनल डिप्लोमेसी, ठीक है। ये मुझे भी एक नया शब्द मिला आज के अखबार में। देखो पर्सनल डिप्लोमेसी क्या होता है, ये अच्छे शब्द हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल डिप्लोमेसी क्या हुआ कि जो इथोपिया के जो क्या थे प्रधानमंत्री थे, कौन है, अभी अहमद अली हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग करके कहाँ ले गए, होटल ले गए। तो ये क्या होता है, एक पर्सनल डिप्लोमेसी होता है। ये नए शब्द हैं, आप इनको क्या करें, एक डायरी बनाएं और उसमें लगातार क्या करें, इनको मेंटेन करने की कोशिश करें। फिर जब आप आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर क्या होंगे, इन्हांस हो जाएंगे। देखो फिर यहाँ पर है कूटनीति और सॉफ्ट डिप्लोमेसी, तो ये वही हो जाता है। पर्सनल डिप्लोमेसी की बात करो आप, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करो, या ग्लोबल साउथ का नेतृत्व की बात करो, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर इथोपिया के जो डॉक्टर अभी अहमद है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको ना नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, ठीक है। और क्यों मिला था, तो इन्होंने क्या करा था, इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष सुलझाने के लिए इनको क्या मिला था, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। अब अदीस अबाबा, ये तो आपको पता है कि इथोपिया की क्या है, राजधानी है, और अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, इथोपिया में है, ठीक है। ये हो जाता है। फिर एक चीज़ और भी है इंपॉर्टेंट कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, उनको इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला, द ग्रेट ऑनर ऑफ निसा ऑफ इथोपिया। अब प्रधानमंत्री मोदी को शायद 26 देशों से ज़्यादा या 26 देशों के आसपास क्या मिल चुके हैं, ऐसे ऑनर मिल चुके हैं देश के सर्वोच्च क्या बोलते हैं इनको, सर्वोच्च जो पुरस्कार होते हैं उनको ये मिल चुके हैं, सम्मान मिल चुका है मतलब। फिर थोड़ा सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब इथोपिया क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है, तो थोड़ा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में देखते हैं। सबसे पहला आता है इरिट्रिया, जिबूती कहते हैं इसे, सोमालिया और इथोपिया। इथोपिया को आप देखोगे ना, ये पूरी तरीके से क्या है, लैंड लॉक्ड है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो ये पूरी तरीके से क्या है, देखो यहाँ पर लैंड लॉक्ड है, यहाँ पर जिबूती आ जाता है, इधर इरिट्रिया आ जाता है, इधर सोमालिया आ जाता है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कई बार पेपर में पूछ लेता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें है और कौन कौन सी नहीं है। तो ये 4 कंट्रीज़ आपको याद होनी चाहिए, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर करना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन एक टॉपिक ये भी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है अब, सबका बीमा सबकी रक्षा, है ना, बीमा कानूनों में विधेयक 2027 तक। तो पूरे भारत को जो बीमा कवर करना है वो 2047 तक करना है, ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। तो उसी के हिसाब से अब लगातार इनमें क्या हो रहा है, सुधार हो रहे हैं। तो विधेयक का नाम क्या है, सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025। प्रमुख बदलाव इसमें क्या है कि बीमा क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, FDI की सीमा को क्या कर दिया है, 74 से बढ़ाकर
100% कर दिया गया है। ठीक है, एक बार मुझे ना एक पेपर याद आ रहा है, पता नहीं कौन सा पेपर था, उत्तराखंड का ही पेपर था, मैं PYQ देख रहा था, है ना, तो मैं वहाँ पर देख रहा था, शायद फर्टिलाइज़र में पूछा था ये क्वेश्चन, शायद किस में पूछा था, VPDO के पेपर में पूछा था कि इसमें जो ये है कितना FDI है, सॉरी हाँ, जो FDI है वो इतना कितना परसेंट था, उसका आंसर भी 100% के आसपास था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है मतलब, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सदन की कार्रवाई क्या है, लोकसभा में ये ध्वनि मत से क्या हो चुका है, पारित हो चुका है। अब ये क्या जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से फिर किसके पास जाएगा, हमारे राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, और उसके बाद क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। शर्त क्या है, तो 100% FDI होने के बावजूद शीर्ष प्रबंधन यानी अध्यक्ष, MD और CEO में से कम एक भारतीय होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमारे इकोनॉमी के लिए, पेपर 3 के लिए। ये उदारीकरण वाली चीज़ें भी बताता है, यह आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम है। 100% FDI की अनुमति देने से विदेश कंपनियों के लिए भारत में आना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये लिबरलाइजेशन की अवधारणा को क्या करता है, बढ़ाता है। आपको लिबरलाइजेशन तो पता है ना, कल मैं ऐसे बता के चला गया था, LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में आए थे। PV नरसिम्हम राव उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे। राव मनमोहन मॉडल भी इस यहाँ पर बोला जाता है। जो मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे हमारे क्या थे, इकोनॉमिक मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हाँ। फिर निवेश मॉडल क्या है, तो ये FDI लिमिट्स के बारे में लगातार क्या होता है, ये हमारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर जो अपने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उस पर भी आप इसका क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। थोड़ा आप मैप इन न्यूज़ के बारे में देखो, मैप इन न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पक्का आता है मैप इन न्यूज़ का, और हम लगातार अगर इसको अपने लेक्चर में देखते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में एक ड्रिल सी बन जाएगी कि हम मैप इन न्यूज़ पढ़ते हैं भाई, और हमको ये अननेसेसरी रट्टा मारने की ना लास्ट में वो नहीं करनी पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैपी न्यूज़ देख लेते हैं। देखो ये क्या है, अपना जॉर्डन है। ठीक, अब हम जो न्यूज़ में है उन्हीं जगहों को क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे। तो ये जॉर्डन है, ये डेड सी है। तो डेड सी किस किस के बीच में, इजराइल और जॉर्डन के बीच में। अब देखो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री से ये घिरा हुआ है। सबसे पहले देखो पश्चिम में इजराइल से घिरा हुआ है, उत्तर में किससे घिरा हुआ है, सीरिया से घिरा हुआ है, मतलब सीरिया से बाउंड्री टच करता है। पूरब में इराक से करता है, और दक्षिण पूरब में किससे करता है, सऊदी अरेबिया से करता है। इजिप्ट से ये स्थलीय सीमा तो नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पर जलीय सीमा है, या इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा को अकाबा कहते हैं इस गल्फ को। ठीक है, तो गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर क्या है, इनका पोर्ट भी है अकाबा, यहाँ पर ना किसका, जॉर्डन का पोर्ट, और यहाँ पर इजराइल का भी पोर्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जलीय सीमा किसके साथ बनाता है, इजिप्ट के साथ, किस यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा में बनाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जॉर्डन की रिफ्ट वैली इंपॉर्टेंट है, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखें। और देखो पेट्रा, ये पेट्रा शहर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रूज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सैंडस्टोन की चट्टानों को काटकर बनाया गया एक ऐतिहासिक शहर है, और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये क्या है, दर्ज है इसका नाम। मैं बताता हूँ आपको पेट्रा कहाँ पर है, पेट्रा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर क्या है, पेट्रा क्या है, एक जगह है पेट्रा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे वादी रम, वादी रम इसे वैली ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है, और यह अपने लाल रेत और ग्रेनाइट पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। और जो ये है ना क्या, वादी रम यहाँ पर है, ये गल्फ जहाँ पर ये अकाबा लिखा है ना, वादी रम यहाँ पर है, और जो पेट्रा है यहाँ पर है। मतलब पेट्रा की स्थिति, मतलब भौगोलिक स्थिति यहाँ पर है, और वादी रम की भौगोलिक स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर डेड सी कैनाल, यह एक प्रस्तावित परियोजना है जिसका उद्देश्य लाल सागर के पानी को मृत सागर में पहुंचाना है, ताकि वो सूखने से क्या हो जाए, बजाय। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारा जो डेड सी है ना, जो हमारा मृत सागर है, डेड सी है, वो लगातार क्या हो रहा है, सूख रहा है। तो एक ये परियोजना है, डेड सी कैनाल कहते हैं इसको, डेड सी कैनाल। तो यहाँ पर रेड सी का जो पानी है वो कहाँ पहुँचाना है, डेड सी में पहुँचाना है। अगर थोड़ा सा वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में इस न्यूज़ को देखें तो इसमें क्या हुआ कि देखो, ये तो सबको अब तो ये आपको पता ही है कि भारत जॉर्डन में राजनीतिक संबंधों के क्या हो चुके हैं, 75 साल पूरे हो चुके हैं। तो एक ये है। फिर प्रधानमंत्री ने जॉर्डन की क्या करी, विजिट करी। फिर इसका आउटकम क्या निकला, देखो अभी जो भारत और जॉर्डन का वो है द्विपक्षीय व्यापार है, वो 2.8 बिलियन के आसपास है। तो इसको ठीक दुगना, मतलब दुगना ही हो गया ये, लगभग 2.5 और 2.5 कितना होता है, 5 होता है। तो हाँ, 5 वर्षों में $5 बिलियन करने का यहाँ पर क्या है, व्यापार करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर थोड़ा पृष्ठभूमि तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ये नाम था नॉन अलाइन्ड मूवमेंट वाली चीज़ें, तो भारत और इसके क्या हुए थे, मैत्रीपूर्ण संबंध हो चुके थे। ठीक है, ये है। फिर भारत देखो इकोनॉमिक अगर दृष्टि से देखें तो जो जॉर्डन है ना, वो उर्वरक फर्टिलाइज़र सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉर्डन में सबसे ज़्यादा जो
होता है वो रॉक फॉस्फेट और पोटास होता है, ये इस देश में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है ना, वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट देश हो जाता है भारत के लिए। फिर बायलैटरल ट्रेड तो आपको पता ही है कि अगले 5 सालों में $5 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो जॉर्डन की जो कंपनी है ना, वो भारत में टेक्सटाइल और गारमेंट्स में भी क्या करती है, निवेश करती है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट। फिर जो अभी जो यात्रा हुई है उसके आउटकम क्या निकले, जो मुख्य समझौता है वो किस किन की चीज़ पे हुए हैं। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी पे हुए हैं, वाटर मैनेजमेंट पे हुए, क्योंकि देखो जॉर्डन जैसे शहर में ना पानी की क्या है, भारी कमी है, तो वाटर मैनेजमेंट पे भी है। फिर ट्यूनिंग एग्रीमेंट पेट्रा और देखो पेट्रा वहाँ का क्या है, एक सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र है, एलोरा भारत का एक पर्यटन क्षेत्र है। तो दोनों में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है कि पर्यटन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। फिर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, तो हमें कल भी हमने पढ़ा था कि 2500 से ज़्यादा जो जॉर्डन के लोग हैं वो भारत में क्या कर चुके हैं, अपनी पढ़ाई कर चुके हैं। तो सांस्कृतिक कल्चर को एक्सचेंज करना है। फिर जैसे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अपना यूपीआई है, तो जॉर्डन में भी क्या है, डिजिटल पेमेंट से सिस्टम की तर्ज पर जॉर्डन का क्या करना है, लगातार उसमें सहयोग करना है। ठीक है, फिर अगर जॉर्डन का भारत के लिए इंपॉर्टेंस देखें तो सबसे पहले गेटवे ऑफ वेस्ट एशिया है। जॉर्डन की भौगोलिक स्थिति इसे लेवेंथ क्षेत्र, देखो लेवेंथ क्षेत्र किन तीन देशों को क्षेत्र को लेवेंथ क्षेत्र कहते हैं, सीरिया, इराक और इजराइल। ठीक है, जो इनके आसपास जो बॉर्डर वाला एरिया है, इनको क्या कहते हैं, लेवेंथ क्षेत्र कहते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने में भारत की क्या करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप कर सकता है ये भारत के साथ वहाँ तक प्रवेश करने में। ठीक है, फिर एनर्जी सिक्योरिटी में फर्टिलाइजर चेन में क्या है, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि अभी फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ से आता है, रशिया से आता है। ठीक है, बल्कि पूरे विश्व को लगभग रशिया ही सबसे ज़्यादा क्या करता है, फर्टिलाइज़र वगैरह प्रोवाइड करवाता है। जो अपना फिलिस्तीन इश्यू है, यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंस देगा भारत के लिए। ठीक है, तो आज के जो न्यूज़ थे, ठीक है, चाहे वो येस्टरडे प्रैक्टिस न्यूज़ हो, चाहे वो उत्तराखंड न्यूज़ हो, फिर चाहे वो क्या हो, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हो, या फिर मैप इन न्यूज़ हो, तो आज यहाँ पर इसको हमने कवर कर लिया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ धन्यवाद।